सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके जो सेकंड ग्रेड के जितने भी टॉपिक हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित। और ये जो आपके टोटल जितने भी 8 या 10 टॉपिक हैं उनकी तीन या 4 क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले इनकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टॉक में किसे शामिल करेंगे? तो मुद्रा की मात्रा को करेंगे, धन को, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा को, या उपयुक्त सभी? तो इसका होगा उपयुक्त सभी। तीनों को ही इनको हम स्टॉक के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी बार की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना साल में 1 बार की जाती है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो परिवार जो है फर्मों को भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सब सभी जो है प्रदान करते हैं। बदले में जो है फर्मों से भूमि को लगान है, श्रम को जो मजदूरी हो जाएगी, ठीक है, पूंजी को ब्याज हो जाएगा, उद्यमी को लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाए डी होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। तो स्थिर पूंजी जो है वह राष्ट्रीय पूंजी का अंग नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, यदि यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बात करें कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसके कारण उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि हुए बिना, ठीक है, कीमतों में तो वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो इससे क्या होगा? इससे जो आर्थिक कल्याण वो घटेगा। क्या होगा? आर्थिक कल्याण घटेगा। ठीक है। इसके बाद में निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, इनमें से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है? टीवी है, मशीन है, लकड़ी है, तो कोयला है। इसमें से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है? कोयला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी कच्चा माल हो जाएगी, लकड़ी से आगे कोयला बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नियोगी, क्योंकि यह कैसी है? यह हस्तांतरण भुगतान है जो बिना किसी कार्य के, बिना किसी सेवा के सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका होगा हस्तांतरण भुगतान। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को योग कहलाता है। एक देश में भौगोलिक सीमाओं में, तो आपने सकल घरेलू उत्पाद का नाम सुना होगा। ठीक है। एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न पहले भी आपको पता होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो क्या कहलाता है? तो ये मौद्रिक जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाएगा? मौद्रिक जीडीपी कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो पिगू हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। किसकी होती है? राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। तो इसमें मजदूरी की गणना होती है राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। तो अंतिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है। ठीक है। कौन सी वस्तु का? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का योग लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में है, कृषि है, खनन है, लेकिन होटल जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। मछली पालन है, कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं, लेकिन होटल है ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या भाग देने से प्राप्त होता है। एक देश की, यहाँ पे एक देश क्या आएगा? ठीक है। एक देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से हमें प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय प्राप्त होता है। ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, इससे हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा में एक निश्चित तिथि पर देश में जो मुद्रा उपलब्ध होती है वह कहलाती है। निश्चित तिथि पर, तो वो कहलाएगी प्रवाह। ठीक है। क्या कहलाएगी? प्रवाह कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे,
राष्ट्रीय लेखा में जिसे विशेष समयावधि में मापा जाता है, विशेष समयावधि में मापा जाता है, तो इसका भी हो जाएगा प्रवाह। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रवाह। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उत्पादन विधि को कहा जाता है, उत्पादन विधि को जो है मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य वृद्धि विधि या मूल्य संवर्धन विधि भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय है? तो साधन लागत पर एनएनपी, ठीक है, साधन लागत पर जो है एनएनपी जो है वो राष्ट्रीय आय है। ठीक है, NNP8FC। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो उपहार, ठीक है, ये हस्तांतरण भुगतान, दान, अनुदान, ये हस्तांतरण भुगतान है, लेकिन निवृत्ति पेंशन ये जो है हस्तांतरण भुगतान नहीं है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, साधन आय कौन सी होती है? ठीक है, तो इनमें से जो साधन आय है वो ब्याज है, होगी। कौन सी होगी? ब्याज होगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, इनमें से सत्य क्या है? तो यहाँ पर बात करेंगे सही की, तो आपके जो सी नंबर ऑप्शन है, NNP इक्वल GNP माइनस घिसावट, ये सही है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उसकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर प्रश्न को समझिए, एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं, उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। ठीक है, उसकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाएगा? तो बाजार कीमत पर जीटीपी कहा जाएगा, बाजार कीमत पर जीटीपी कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो मूल्य ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। इसके बाद में आगे के प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो UNDP तैयार करता है। कौन करता है? UNDP तैयार करता है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक तैयार करने हेतु निम्न में से किसको आधार नहीं माना जाता है? किसको आधार नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे, आयु को आधार नहीं माना जाता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, महबूब उल हक को माना जाता है। ठीक है, महबूब उल हक को माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की प्रथम रिपोर्ट कब जारी हुई थी? प्रथम रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो इसमें समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, लेकिन भेदभाव है ये नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है? सशक्तिकरण का कौन सा सही अर्थ है? तो सशक्तिकरण का अर्थ है शारीरिक रूप से बलवान, ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि पिछड़े हुए समूह का सशक्तिकरण करना। ठीक है, और ये इसका सही होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट बात करें ऑप्शन नंबर 2, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। इसका जो ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी ये सही होगा। ठीक है। सशक्तिकरण का अर्थ जो है वो अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना और सामाजिक आर्थिक से पिछड़े हुए समूह का सशक्तिकरण करना। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है? तो इसमें आपके स्वास्थ्य भी आएगा, शिक्षा भी आएगा, संसाधन तक पहुंच भी आएगी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपके आएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसमें आय उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है, लेकिन व्यय उपागम नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था? तो 131वां था। कौन सा था? 131वां। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अर्थ होता है,
तो मानव विकास का अर्थ है गुणवत्ता में सुधार। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो व्यापारीकरण इसका स्तंभ नहीं है। इसमें समता भी आएगा, सतपोषणीयता आएगा, उत्पादकता आएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास का मापन करने के लिए क्रम कौन तैयार करता है? तो HDI तैयार करता है, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। ठीक है। तो ये आपके टॉप MCQs थे। इसी प्रकार आपके जो शेष जो आपके आपके टॉपिक रहते हैं उनके लगभग 80 या 90 या 100 क्वेश्चन के अलग अलग 1-2 क्लासेज उनकी और आएगी, और आपके जितने भी टॉपिक है सबके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।